नमस्कार दोस्तों। आज जिस विषय पे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं वो देश की वर्तमान परिस्थिति को लेकर है। भारत एक बार फिर से तकदीर के तिराहे पर आकर खड़ा हो गया है। समस्याओं का एक पूरा जमघट हमें अपने सामने नज़र आता है। कोरोना अपने आप में एक पूरा महामारी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है, जिससे कि हर स्तर पर, चाहे सरकार हो, चाहे समाज हो, चाहे व्यक्ति हो, हर स्तर पर उससे युद्ध किया जा रहा है। यथाशक्ति यथासंभव प्रयास भी हो रहे हैं, लेकिन उस कोरोना के साथ साथ उसने हमारी अर्थव्यवस्था पर जो चोट की है वो भी हमारे सामने मुंह खड़ी है। अर्थव्यवस्था को दोबारा शुरू करना सरकार और सभी के लिए एक चुनौती है, जिसने कितनी विषम परिस्थितियों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। हज़ारों लोगों की नौकरियां, हज़ारों लोगों के काम धंधे, सब कुछ संकट में आ गए थे। लेकिन सरकारी प्रयास अपने स्तर पर, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर भी हम सभी ने अपने अपने प्रयासों से चीज़ों को एक बार पुनः पटरी पर लाने की प्रयास और शुरुआत कर दी है। लेकिन मानो कि ये दो समस्याएं अभी पर्याप्त नहीं थीं और ईश्वर को हमारी और शायद परीक्षा लेने की इच्छा थी कि उन्होंने हिमालय के ऊपर से भारत को एक बार फिर से परेशान करने के लिए चीनी सेना ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी है। चीन का चेहरा, चाल और चरित्र तीनों ही हमारे सामने हैं। वो अपनी हर हरकत से, हर प्रयास से भारत को नीचा दिखाने के लिए, भारत की ज़मीन को हड़पने का प्रयास करने की हर संभव प्रयास कर रहा है। गलवान घाटी में हो, चाहे डोकलाम हो, और या सिक्किम का बॉर्डर हो, और या अरुणाचल पर उसकी हमेशा की लगातार रहने वाली दादागिरी, इन सभी मोर्चों पर चाइनीज़ सेना का, या जिसको कहें पीएलए की सेना का, भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। पेंगोंग झील का पानी साक्षी है कि भारतीय सैनिकों ने चीनी दुस्साहस का किस वीरता से सामना किया है, और उनके चीनी सैनिकों के खून से पेंगोंग झील का पानी आज भी लहूलुहान है। हमारे भी 20 सैनिकों की शहादत हुई है। लेकिन जिस वीरता से उन्होंने इस सब का सामना किया, लेकिन उस वीरता को दिखाने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ उन्हीं की थी? भारत सरकार, भारत का प्रशासन, भारत की सेना, सभी लोग अपने स्तर पर उस वीरता को नमन कर रहे हैं। समाज के रूप में हमारा भी फर्ज बन जाता है उन वीर सैनिकों को नमन करें, ताकि देश के सामने एक मजबूत दीवार, दुश्मन के सामने एक मजबूत दीवार की तरह हमारी सेना एक चट्टान की तरह खड़ी रहे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था कि हम अपने मित्र तो बदल सकते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी कभी नहीं बदल सकते। पड़ोसी स्थायी होता है, पड़ोसी स्थायी होता है, लेकिन उसका स्वभाव भी स्थायी होता है। चाहे वो पाकिस्तान हो, जिससे कि अक्सर सीमा पर युद्ध जैसी स्थिति बनती रहती है, लेकिन जो चाइना बॉर्डर पिछले 40 साल से लगभग कुछ हद तक शांत था, या यूं कहें कम से कम चर्चाओं से दूर था, 2014 के बाद डोकलाम से लेकर और आज गलवान घाटी तक परिस्थितियां बदल चुकी हैं। शायद जो चीनी घुसपैठ को बढ़ते कदम पहले शायद उतनी सख्ती से न रोके जाते हों जिस सख्ती से आज रोक दिए जा रहे हैं। चाहे वो डोकलाम रहा और चाहे गलवान घाटी का सीन रहा, चीनी सरकार को भारत की तरफ से बिल्कुल निश्चित और कड़ा संदेश पहुंच चुका है। उनके समझ में आ चुका है कि ये भारत 1962 का भारत नहीं है। बहुत कुछ बदल चुका है, तब से गंगा में बहुत पानी बह चुका है। लेकिन चीन सिर्फ हमारा दुश्मन ही मानकर हम चलें, ऐसा नहीं है। हमारे, ठीक है, व्यापार के क्षेत्र में चीन ने पिछले 20-30 साल में बहुत ज़्यादा तरक्की की है और उसमें उनका डोमिनेंस नज़र भी आता है। लेकिन आप कभी आपको 1900 ये पीकिंग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुआ करते थे हु शिंग, उनका एक स्टेटमेंट है। वो एक बार अमेरिका में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने ये बात कही थी कि इंडिया हैज़ कल्चरली डोमिनेटेड चाइना फॉर पास्ट 2000 years
एंड विदाउट सेंडिंग अ सिंगल सोल्जर अक्रॉस द बॉर्डर। मतलब चीन को, भारत ने चीन पर अपना सांस्कृतिक आधिपत्य लगभग 2000 सालों तक स्थापित रखा और किया, जबकि सेना की तरफ से एक भी सैनिक सीमा पार नहीं भेजा। मतलब बिना सेना को भेजे भारत ने चाइना पर अपना सांस्कृतिक आधिपत्य स्थापित किया 2000 साल तक। कह कौन रहा है? पीकिंग यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, एक चाइनीज़। और कब कह रहा है, ये विषय ध्यान करने का है। ये घटना है 1935 की, जब भारत आज़ाद भी नहीं था, मोदी सरकार नहीं थी, या कि उनके प्रश्रय में ये बात कही गई हो या मैनिपुलेट करा के कही गई हो, तब तो भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था। लेकिन सच्चाई को आप बदल नहीं सकते, सच्चाई को आप बदल नहीं सकते। भारत ने अभी कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत कुछ हमारे जैसे पार्लियामेंटेरियन जाते हैं, कोई ना कोई डेलीगेशन जाता है चाइना, तो अभी कुछ 5-4 साल पहले की घटना है, तो बीजिंग यूनिवर्सिटी में ही और ये लोग गए, तो डेलीगेशन को घुमाने के लिए वो लोग एक जिसको कहते हैं साइट सीइंग के लिए ले जाते हैं, तो एक अलग स्थान पर लेकर गए। तो वहाँ एक सभी ने देखा एक बहुत बड़ी सुंदर एक मूर्ति थी। तो जब पास जाके देखा तो कोई ऋषि मुनि सा लग रहा था, और वो चाइनीज़ नहीं था देखने में, मतलब उसके फीचर्स और उन सब परिस्थितियों, हमें लगा कोई इंडियन है। तो उसके नीचे लिखा हुआ था गुरु सुमेरुपाद, जिन्होंने बरसों पहले, शताब्दियों पहले, या यूं कहें दशकों पहले चीन में जाकर वहाँ पर चीन में अपने शिक्षा का प्रसार किया, धर्म का प्रचार किया, और चीन आज भी उन सुमेरुपाद को अपना आदि गुरु मानता है। तो भारत ने चाहे वो शिक्षा का स्तर हो, चाहे दर्शन का स्तर हो, चाहे धर्म का स्तर हो, सभी स्तरों पर चाइना को प्रभावित किया है और उस पर अपना काफ़ी हद तक एक प्रभाव छोड़ा है। सैनिक प्रभाव की बात नहीं हो रही है यहाँ, सांस्कृतिक और एक धार्मिक, पर्यटन कहिए, प्रभाव कहिए, शिक्षा के क्षेत्र में। आखिर भारत की यही तो शक्ति भी है। भारत के बारे में तो मतलब अटल जी ये तो अटल जी की यदि कविता हम सबको ध्यान हो कि गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, दुनिया को हिंदू करने कब घर घर में नरसंहार किए, कोई बतलाए दुनिया में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। तो कभी भी भूमि को जीतने का भारत की तरफ से प्रयास हुआ भी नहीं है। हम तो सांस्कृतिक रूप से दिलों पर जीतने का प्रयास करते हैं, और यही भारत का दर्शन भी रहा है। लेकिन दर्शन एक बात, सर्वे भवन्तु सुखिनः हम 1000 बार कहते रहें, सर्वे सन्तु निरामया, लेकिन बात उसकी सुनी जाएगी जो मजबूत होगा, बात उसकी सुनी जाएगी, बात उसी की प्रभावी होगी जो फाइनेंशियल टर्म्स में, मीन्स सामरिक रूप से, पॉलिटिकली, हर तरह से स्ट्रांग होगा। अदरवाइज आपकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। भारत इतने साल तक दुनिया का विश्व गुरु बनकर रहा, तो क्यों रहा? आखिर उसके पीछे, क्योंकि हमारा, यदि एक ब्रिटिश इतिहासकार थे एंगस मैडिसन, अगर उनके स्टैटिस्टिक्स पढ़ें तो 1917वीं शताब्दी तक दुनिया के जीडीपी में भारत का हिस्सेदारी 26% थी। और ये हम दावा नहीं कर रहे हैं, ये दावा एंगस मैडिसन कर रहा है अपनी किताब में, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो इन सब बातों को देखते हुए हमको भी, देखिए, पड़ोसी हम बदल नहीं सकते, पड़ोसी का स्वभाव बदल नहीं सकते, लेकिन अपने आप को तो बदल सकते हैं, अपने आप को तो तैयार कर सकते हैं। चाइना आज भले कम्युनिस्ट पार्टी के शासन में है, उसका जो ओरिजिनल चाइना जिसको बोलते हैं, जो कि शिफ्ट होकर ताइवान का रूप ले चुका है। ताइवान के बारे में एक कहावत है, छोटा सा टापू, छोटी सी सरकार, छोटे से संख्या का एक छोटा देश। ताइवान बिजनेस के क्षेत्र में दे हैव डन वंडर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइनिंग, एवरीथिंग। आप बहुत सारे कंप्यूटर के पार्ट्स, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, मोबाइल सेट्स, मोबाइल कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में वो बहुत महारत हासिल है।
1995 की मैं एक घटना बताता हूँ। उस समय हमारा एक दोस्त वहाँ ताइवान होकर आया, तो आके हंसी मजाक में जैसे कहते हैं, उसने कहा जी ताइवान में तो हालत ये है कि बच्चा सुबह स्कूल जाने से पहले भी 2 मदरबोर्ड बना के जाता है। 2 मदरबोर्ड मतलब कंप्यूटर का मेन पार्ट जिसको बोलते हैं मदरबोर्ड। ठीक है, बात एक सहज रूप में कही गई थी, लेकिन उसका अर्थ समझने की ज़रूरत है कि कैसे हर स्तर तक आदमी एक नेशनल एम्बिशन को पाने के लिए इनलाइन होता है। इनलाइन होता है मतलब एक दिशा में प्रयास करते हैं, पूरा देश, सरकार अपने स्तर पर प्रयास करती है। जहाँ तक चाइना ही की बात है, सरकार अपनी प्रयास कर रही है, प्रधानमंत्री कहें, मंत्रिपरिषद कहें या भारत सरकार कहें, सेना कहें, आर्मी कहें, हर स्तर पर पूरा प्रयास हो रहा है। लेकिन आर्थिक स्तर पर जो चाइना का, जिसको कहना चाहिए कि कमज़ोर कड़ी जो है चाइना की, या चाइना को जहाँ सबसे अधिक चोट लगती है, वो करने की ज़रूरत है। और वो है आर्थिक दुनिया में, वो एक बड़ा व्यापारी है। उसको यदि हम जहाँ सबसे ज़्यादा दर्द हो वहाँ पर चोट देंगे तो ही हम कामयाब हो सकते हैं, तो ही हमें कोई सफलता मिल सकती है। लेकिन सरकार ने तो कर दिया, 59 ऐप्स ब्लॉक कर दिए हैं, बहुत सारे टेंडर्स में से चाइनीज़ कंपनीज़ को हटाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी सरकार की जिम्मेदारी अपनी जगह, हम आपका भी कोई दायित्व बनता है कि नहीं? क्या हमारे को अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है कि नहीं है? क्या हमें कुछ प्रयास करने की आवश्यकता है कि नहीं है? किसी भी स्तर पर, चाहे इंडिविजुअली बात करें तो हम क्या योगदान कर सकते हैं, या हम सिर्फ सोफे पर बैठकर टीवी देखते हुए 2-4 कमेंट्स ही करना हमारा देशभक्ति का पूरा पर्याय हो जाएगा, या हम अपने कर्तव्य की इतिश्री वहीं कर लेंगे? अब सवाल है कि हम कर क्या सकते हैं। करने को बहुत कुछ किया जा सकता है। यदि सरकार के ऊपर सरकार के ऊपर तो फिर भी कुछ बंधन हो सकते हैं कि WTO के नियमों का पालन करना है, सरकार टैक्स एंड टैरिफ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकती। हो सकता है किसी स्तर पर इंटरनेशनल प्रेशर भी आ जाए कि आप चीज़ों को बैन नहीं कर सकते चाइनीज़ कंपनीज़ को, कोई भी इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत। लेकिन आप तो स्वतंत्र हैं। चीनी कंपनी या चीनी सामान कितना भी बाज़ार में रखा हो, चाइना को प्रॉफिट तो तब होगा ना जब हम और आप खरीदेंगे। हम अपनी स्थिति क्यों नहीं बदल सकते? हम अपना मन क्यों नहीं बदल सकते? बड़े बड़े युद्ध पहले मनों में ही जीते जाते हैं। जब तक अपना मन मजबूत हम नहीं करेंगे, जब तक हम मानसिक स्तर पर इतने मजबूत नहीं होंगे कि हमें इस काम को पूरी शिद्दत के साथ करना है, पूरे मनोयोग से करना है, और हमारा भले ही वो 100 रुपये का प्रयास हो, लेकिन जब 100 करोड़ देशवासी एक साथ प्रयास करते हैं तो वो 10,000 करोड़ का फिगर बन जाता है। बहुत बड़े फिगर हो सकते हैं। चाइना को भले ही इंटरनेशनल प्रेशर हो, लेकिन हम उसके उत्पाद को, उसकी चीज़ों को, अब आप ये कह सकते हो कि साहब बिना चाइनीज़ मोबाइल के हम मोबाइल कैसे कौन सा खरीदें, हमारा ऑप्शन कहाँ है? इस मानसिकता पर ही तो कुठाराघात करने की ज़रूरत है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अभी एक विश्वविद्यालय के कुलपति जी का भाषण मैं सुन रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चे जैसे प्लेस होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस भी मिलते हैं। तो एक बच्चा मिठाई खिलाने आया कि सर मेरे को प्लेसमेंट हो गया है। तो हमने पूछा कि क्या पैकेज मिला, तो उन्होंने कहा कि सर 1 करोड़ का पैकेज मिला। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई, 1 करोड़ का पैकेज मिला किसी मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ से। उस बच्चा होशियार था, बहुत अच्छा बच्चा था। तो कुलपति जी ने पूछा कि अच्छा क्या करोगे बेटा इस पैसे का? अरे सर मौज करेंगे, और क्या करेंगे? बच्चे का जवाब सुनिए। नहीं, मौज मतलब क्या? थोड़ी देर बच्चा चुप होता है, फिर बोलता है सर बड़ी सी गाड़ी खरीदेंगे, एक घर खरीदेंगे। कि चल बेटा घर तो इतनी जल्दी क्या है कि पहले साल में ही घर खरीदना है? कह रहे उन्होंने डरते डरते कहा अच्छा इसमें से माँ बाप को कुछ दोगे? बच्चा चुप हो गया। कह नहीं सर उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है, उनके पास काफ़ी है। उन्होंने फिर कहा कि नहीं फिर भी कुछ माँ बाप को अच्छा लगेगा अगर तुम उनको कुछ सहयोग करोगे। सहयोग ना भी सही, उनको यदि दोगे तो उन्हें बहुत अच्छा सा लगेगा कि उनके बेटे ने कुछ अच्छा किया। तो बच्चा फिर सोचा और फिर बोलता है कि नहीं सर उनको ज़रूरत नहीं, उनके पास बहुत है। कह रहे जब बच्चे के ये जवाब थे
तो फिर मैंने डरते डरते पूछा कि बेटा हमें कुछ दोगे? कुलपति जी पूछ रहे हैं विश्वविद्यालय के, हमें मतलब कि विश्वविद्यालय को कुछ दोगे? बच्चे का कि जी इसमें आपका तो कोई मतलब ही नहीं। कि क्यों मतलब नहीं? कि सर मैंने बहुत मेहनत करके +2 में अच्छे मार्क्स लाए, एंट्रेंस क्लियर किया तो आपके यहाँ अच्छा एडमिशन हुआ, पूरी मेहनत करी, सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए, इंटरनल मार्क्स मुझे अच्छे मिले, मैंने पूरी मेहनत करके एग्ज़ाम में टॉप किया, इंटरव्यू में बैठा, सारी बात मैंने करी, तो इसमें आपका क्या योगदान है? आप उस बच्चे के मनोभाव को समझिए। ज़िंदगी में यदि मेहनत करके आपने कुछ अच्छा अचीव कर भी लिया है तो उसके पीछे सिर्फ आप ही की सफलता नहीं होती, उसमें उस माँ की भी सफलता होती है जो आपको रात रात भर जगा कर चाय पिलाती है कि आप पढ़ सको, उस बहन का भी सहयोग होता है जो सुबह जल्दी उठाती है। और स्टेक सिर्फ आप ही का नहीं है, माँ बाप और भाई बहन का ही नहीं है, सबसे बड़ा स्टेक तो इस देश का लगा हुआ है। यदि सीमा पर 15 लाख सैनिक न खड़े हों तो आप यहाँ बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते थे। परिस्थितियाँ बहुत अलग होती हैं। आपकी सफलता के पीछे पूरे देश और पूरे समाज का भी हिस्सेदारी होती है। इस दायित्व को समझने की ज़रूरत है, इस मानसिकता को समझने की ज़रूरत है कि हमें बदलाव कहाँ करना है। यदि हम अपने कि चाइनीज़ मोबाइल नहीं खरीदना है, कोई और मोबाइल खरीदना पड़े, भले ही वो 10 रुपये 100 रुपये महंगा भी हो सकता है कुछ आपको कुछ और कारण भी हो सकते हैं खरीदने ना खरीदने के, पर कष्ट या नुकसान या थोड़ा सा भी असहज होना भी आपको यदि बर्दाश्त नहीं है तो फिर काहे का जुड़ाव आपका इस देश के साथ है? काहे का जुड़ाव आप इस देश की मिट्टी से महसूस करते हैं? इस सोच को बदलना होगा। इस देश के लिए जो त्याग करते हैं, आपसे तो त्याग क्या मांग रहा है कोई? सिर्फ इतना ही तो कि आप अगर एसी कमरे में बैठे तो एसी बंद किया जा रहा है। कभी जाकर सीमा पर कितना खून पसीना बहाते हैं सैनिक, उनके बारे में सोच कर देखिएगा। 2 दिन वो ज़िंदगी आप जी नहीं सकते, 2 दिन वो समय आप बिता नहीं सकते जो उनके साथ बीतता है। और ये कह देना से ज़्यादा कृतज्ञता नहीं होगी कि उनकी नौकरी है। इससे बड़ी कृतज्ञता क्या करेगा कोई देश? सैनिक लड़ता है तो देश के लिए लड़ता है, ताकि वो जब लड़ता है तब हम यहाँ सुरक्षित रहकर चाहे पढ़ाई भी करते हैं, चाहे व्यापार भी करते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं। इन सब परिस्थितियों को समझने की ज़रूरत है। यदि आप नहीं समझेंगे, कभी हरिओम पंवार जी ने 2 लाइन में बहुत सही कहा था, घास फूस की रोटी खाकर राणा नहीं लड़े थे क्या? महाराणा प्रताप के बारे में कहा था, घास फूस की रोटी खाकर राणा नहीं लड़े थे क्या? बंदा बैरागी के सर पर हाथी नहीं चढ़े थे क्या? वो विधवा पूरी धरती का बोझा सर ले सकती है जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। उन 20 जवानों के खून को ज़रा याद कीजिए और अपने मन को बदलने का प्रयास कीजिए। जब तक हम अपने मन को नहीं बदलेंगे तब तक ये युद्ध लड़ा नहीं जा सकता। इसी मन को बदलने का हम सब मिलकर प्रयास करें, एक दूसरे का सहयोग करें और चीन को आर्थिक रूप से, भले ही सरकार के कदम अपनी जगह, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर, समाज के स्तर पर यदि हम अपनी जिम्मेदारी को सही से समझें तो चीन तो क्या, दुनिया के किसी भी रावण को हम आईना दिखाने में कामयाब हो सकते हैं। आशा है हम सभी इसी ओर प्रयास करेंगे और हम सब मिलकर इस लक्ष्य को पाने में सफल भी होंगे। धन्यवाद।